नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला चला रहे हैं। इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। आपको बताना है कि सभी कर्मचारियों के वेतन में कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा। किसी भी कंपनी का जो खर्च है कर्मचारियों को लेकर वो दो बातों पर निर्भर करता है। यदि मैं आपसे बात करूंगा कि किसी कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं उन पे खर्च किस हिसाब से काम करता है, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, अर्थात कर्मचारियों की संख्या कितनी है और प्रति व्यक्ति का वेतन कितना है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कम कर देता है। अगर मैं व्यक्तियों की संख्या की बात करूंगा तो व्यक्तियों की संख्या को 8:5 के अनुपात में कम कर देता है। इसका यह मतलब है कि अगर पहले उस कंपनी में 8 व्यक्ति काम करते थे तो अब उस कंपनी में 5 व्यक्ति काम करते हैं। पहले 8 लोग कंपनी चला देते थे, अब 5 लोगों से कंपनी चल रही है। आगे कहा जाता है कि उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। अगर मैं प्रति व्यक्ति सैलरी की बात करता हूं या वेतन की बात करता हूं तो प्रति व्यक्ति जो वेतन है उसमें 7:9 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इसका यह मतलब है कि अगर पहले 8 आदमी काम करते थे तो अब 5 काम करते हैं। पहले एक आदमी को 7 रुपए देते थे तो अब एक आदमी को 9 रुपए देते हैं। ये वाला जो मान है ये पहले वाला होता है और ये वाला मान बाद वाला होता है। हम यहाँ पर कंपनी के टोटल खर्चे की बात करेंगे तो 8 आदमी काम करते हैं, एक आदमी को 7 रुपए देने पड़ते हैं, तो कुल जो खर्चा होगा वो 8 सत्ते कितना होगा, 56। अब 5 आदमी काम करते हैं, हर आदमी को 9 रुपए देने पड़ते हैं, तो अब जो खर्चा होगा 9 पंजे 45। पहले जो खर्च होता था वो 56 रुपए का होता था, अब खर्च 45 का होता है, तो कमी हो रही है। और वो आपसे कहता है किस अनुपात में कमी हो रही है, तो 56:45 के अनुपात में कमी हो जाती है। आपके प्रश्न का उत्तर है 56:45। अगला प्रश्न है 5 सदस्यों की एक ज्यूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि 35 वर्ष की आयु का सदस्य है उसमें से त्याग पत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए तो नई जूरी की औसत आयु कितनी हो जाएगी। आपके सवाल में जो कुल व्यक्तियों की संख्या है वो 5 चल रही है और 5 लोगों का जो एवरेज है वो 40 है। 5 लोगों का जो एवरेज है वो 40 है। इसमें कहा जाता है कि 35 आयु का एक सदस्य उसमें से चला जाता है। हम ये देखेंगे कि योगफल में कितनी कमी या वृद्धि होगी। तो 35 वाला चला जाता है तो माइनस का कितना होगा, 35, और 25 वाला आ जाता है तो प्लस का कितना होगा, 25। अभी मैं केवल योगफल में कमी वृद्धि का पता कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि पहले व्यक्तियों की संख्या 5 है, इनका एवरेज 40 है। अब क्या है कि 35 वाला चला जाता है, 25 वाला आ जाता है, तो कुल कमी कितने की हो रही है, 10 की। इस 10 की कमी का मतलब है कि योगफल में 10 की कमी हो रही है। और अगर योगफल में 10 की कमी होगी तो हम देखेंगे कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। ये परिवर्तन 5 लोगों के मध्य विभाजित होगा तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, अर्थात औसत 2 से कम हो जाएगा। जो औसत कभी पहले 40 हुआ करता था वो औसत 2 से कम हो जाएगा। 40 को 2 से कम करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर 38 हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है, अर्थात न किसी प्रकार का लेट होता है न किसी प्रकार का जल्दी है। अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो उसे 15 मिनट की देरी हो जाती है। कुल यात्रा की दूरी कितनी है? इस सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और इसे हम संक्षेप में भी कर सकते हैं। इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है? इस सवाल में यह कॉन्सेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति बराबर दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है, जब कोई व्यक्ति किसी बराबर दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है, उसे अलग अलग समय लगता है। यदि समय का डिफरेंस आपके पास दिया हो तो दूरी का यह फॉर्मूला बन जाता है कि दूरी बराबर चालों की गुणा, यानी S1 पहले वाली चाल है और S2 दूसरी वाली चाल है। चालों की गुणा बटे लगाते हैं चालों का अंतर। अंतर का मतलब है कि जो चाल कम है उसे घटाते हैं ज्यादा वाली में से, गुणा समय लगाते हैं। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय। पहले वाली चाल 40 है तो 40 गुणा कितना होगा 35, और 40 माइनस कितना होगा 35। यहां पर समय लगाते हैं, व्यक्ति कितना लेट होता है, कितना जल्दी पहुंच जाता, कम और अधिक वाला समय। हम देख रहे हैं कि हमारा जो समय है ये 15 मिनट है। हमारी जो स्पीड है, हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय को मिनट में लगाते हैं, सॉरी समय को घंटे में लगाते हैं। ये 15 मिनट का समय है। अगर मैं 15 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो इसे यहाँ 60 करना होगा। बस आप इसे थोड़ा सा हल करिए। 15 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 भाई 40। आपको पता होना चाहिए कि 40 में से 35 गया तो कितना बचा? 5, और 5 सत्ते 35, तो 10 सत्ते कितना है? 70। आपके प्रश्न का उत्तर 70 किलोमीटर हो जाता है। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। उसके द्वारा 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई है? मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास विक्रय मूल्य है। हमें सेल प्राइस से, विक्रय मूल्य से हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को निकालना है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि 20 वस्तु 1 रुपए की बेचता है। जब 20 वस्तु 1 रुपए की बेचता है तो एक वस्तु 1/20 की हो गई, और 1/20 है ये हमारे प्रश्न का विक्रय मूल्य है। हमें क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य को हम C मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस नहीं पता, क्रय मूल्य नहीं पता, हम लोग इसे C मान लेते हैं। आपको पता है कि जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत से क्रय मूल्य को बढ़ा देते हैं, तो 120 बटे कितना होगा? 100। क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत के संदर्भ में वृद्धि करने के बाद हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, जो कि प्रति वस्तु विक्रय मूल्य 1/20 है। प्रति वस्तु जो विक्रय मूल्य है वो 1/20 है। 20 से कितनी बार काटेंगे? 5 बार, 5 से 24 बार। हमारे प्रश्न का जो क्रय मूल्य है वो 1/24 है। क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य है, अर्थात उसने जिस मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा है। हमारे प्रश्न का जो क्रय मूल्य है 1/24 है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह के मूल्य के अंदर 2 बातें शामिल होती हैं। ऊपर होता है रुपए और नीचे होती है संख्या या मात्रा। अर्थात उसने 1 रुपए की 24 खरीदी। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी? तो 24। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाता है। इस प्रश्न का एक और भी तरीका है। इस प्रश्न का एक तरीका यह है कि प्रश्न में कहा जाता है कि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यहां पर हम मूल्यों की बात करेंगे। 20% का जो मतलब है कि 5 का सामान 6 का बेच रहे हैं,
₹5 का सामान 6 का बेच रहे हैं, अर्थात आपने कोई वस्तु अगर 5 में खरीदी है तो आप उसे 6 का बेच रहे हैं। कोई सामान जो 5 में परचेज किया था उसका कॉस्ट प्राइस 5 है, आप उसे 6 का बेच रहे हैं। आपको पता है कि अगर मूल्य 5 से 6 हुआ है और आप टोटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को 6 से कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ये संख्या जो हम 6 देख रहे हैं ये क्रयमूल्य वाली संख्या है, और ये जो संख्या हम 5 देख रहे हैं ये विक्रयमूल्य वाली संख्या है। आपके पास 5 का जो मान है वो 20 दिया गया है क्योंकि बेच रहा है। जब 5 का मान 20 है तो 6 का मान 24 है। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसकी टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हो जाती है तो प्रेक्षागृह की आमदनी, किसी भी चीज की इनकम दो बातों पे काम करती है, दो चीजों पे डिपेंड होती है कि व्यक्तियों की संख्या क्या है और प्रति व्यक्ति टिकट या किराया कितना है। हम यहां पर बात करेंगे व्यक्तियों की संख्या के बारे में। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि व्यक्तियों की संख्या 25% से बढ़ जाती है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, अर्थात संख्या 4 से 5 हो जाती है। 25% को आप भिन्न या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25% का मतलब 1/4 है, अर्थात अगर पहले 4 लोग आते थे तो अब 5 लोग आते हैं क्योंकि 25% बढ़ गया। हम टिकटों की कीमत की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत की बात करेंगे। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हो जाती है। 12% का अगर मैं आपसे फ्रैक्शन कहना चाहूं तो 12% का फ्रैक्शन 3/25 होता है। ये हमारे पास 12% है। जब 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12/100 होगा, और 12/100 का मतलब 4 तिया 12, 4 से कितनी बार, 25 बार। वृद्धि का मतलब है कि 25 में 3 का वृद्धि करेंगे, अर्थात अगर पहले एक आदमी का टिकट 25 रुपए था तो अब एक आदमी को 28 रुपए देने होंगे। आपको पहले से पता है ये मान पहले वाला होता है, ये मान बाद वाला होता है। 2500 का कितना होगा, 100, मतलब पहले 4 आदमी आते थे, एक आदमी का टिकट 25 रुपए का था, उस प्रेक्षागृह के मालिक को 100 रुपए मिल जाते होंगे। बाद में 5 लोग आते हैं, हर व्यक्ति का टिकट 28 रुपए है तो 28 पंजे 140। पहले आमदनी 100 रुपए की होती थी, अब 140 की होती है। ये 100 की तुलना में 40 ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी मान जो 100 की तुलना में जितना ऊपर होता है उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आपके प्रश्न का उत्तर 40% है। अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका 1/8 8% की वार्षिक दर पर। टोटल जो व्यक्ति वो ऋण लेता है वो 10,000 रुपए है। 10,000 में से जो पहले वाला है वो 8% है। ये बैच हर एग्जाम के लिए लाभदायक है क्योंकि ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस चल रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि एग्जामिनर की क्या अप्रोच है, वर्तमान में किस प्रकार के सवाल एग्जाम में मालूम किए जा रहे हैं। पहले वाले की दर 8% है और दूसरे वाले की जो दर है वो 10% है। हम सवाल को एलिगेशन मेथड से लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट का वह सवाल है, वह प्रश्न है जिसे आप एलिगेशन से कर सकते हैं। पहले वाले की जो दर है वो 8% है, दूसरे वाले की दर 10% है। हमें सवाल में कुल दर निकालनी होगी। हमारा कुल ब्याज 950 रुपए। मैं कुल ब्याज दर निकाल लेता हूं। आपको पता है कि कुल जो ब्याज है वो 950 रुपए है, और 950 रुपए का जो ब्याज है वो 10,000 पर है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4।
कहने का मतलब है कि हमारे सवाल की जो कंबाइंड यानी टोटल जो प्रतिशत दर है वो 9 पॉइंट कितना होगी, 5 होगी। एलिगेशन में हमेशा तिरछा घटाया जाता है। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं, जब 10 में से 9.5 को घटाएंगे तो ये 0.5 होगा, और 9.5 में से 8 गया तो ये 1 पॉइंट कितना होगा, 5। 5 ही का ना 5 और 5 दिया 15। हमारे पास दोनों प्रकार के राशि का जो अनुपात है वो 1:3 है। 1 और 3 को हम मिलाते हैं तो ये 4 हो जाता है। 4 का मान 10,000 है। टोटल धनराशि के तौर पर 4 का मान 10,000 है। जब 4 का मान 10,000 है तो 1 का जो मान होगा वो आपके पास 2500 होगा। आपको बताना है कि पहले वाले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, तो पहले वाले बैंक की दर 8% है, और 8% का मान 1 है और 1 का मान 2500 है, इसलिए आपका उत्तर 2500 हो जाता है। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। इसकी जो जाने की चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो आने की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो आने की दूरी है वो जाने की दूरी के बराबर है। दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर है। जब कोई बराबर दूरियां अलग अलग चालों से तय की जाती हैं तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, इसकी जो औसत चाल है, उसके लिए फॉर्मूला है 2ab अपॉन कितना होता है, a प्लस b। जब बराबर दूरियां हो अलग अलग चालों से तय की जाती हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस b। a का मतलब है 20 यानी पहले वाली चाल, b का मतलब है 30 अर्थात दूसरी वाली चाल। अपॉन में दोनों को जोड़ के लगाते हैं जो कि 20 और प्लस कितना होगा, 30। आप इसे थोड़ा सा हल करेंगे, 20 और 30 ये 50 हो जाता है। 50 का मतलब 0 से 0 काटेंगे, 5 छंग 30 हो जाता है। 6 दूनी 12 दूनी 24। लेकिन ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूं तब काम करता है जब चालों की संख्या 2 रहती है। अगर चालों की संख्या 3 हो जाती है तो फॉर्मूला बदला जाता है। या फिर सवाल को कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं। देखिए सवाल का क्या कॉन्सेप्ट इसका बन के आता है। दूसरा, इसमें हम चालों की संख्या के लिए मोहताज नहीं रहते हैं। हम कितनी भी चालें हो जाए हम वो का तरीका काम करेगा। पहले वाली चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी वाली चाल 30 है। हम बराबर दूरी के तौर पर दोनों का एलसीएम लेते हैं जो कि 60 होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एलसीएम यानी बराबर दूरी, अगर 60 किलोमीटर का दूरी हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो हमें 3 घंटे लगेंगे, और अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। आपको पता है कि जाने की दूरी भी 60 है तो आने की दूरी भी 60 है। जाने का समय 3 घंटे है, आने का समय 2 घंटे है। आपको पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर दूरी 120 है, और आने और जाने का जो समय है वो 5 घंटे हो जाता है। जब 5 से 120 को काटेंगे तो 24 उत्तर है। यह इस सवाल का दूसरा तरीका था। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि जो विक्रय मूल्य है, आपके प्रश्न का जो विक्रय मूल्य है वो 96 रुपए। एक सवाल की विशेष कंडीशन है, यदि उसमें जो प्राप्त लाभ है, लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो उसके क्रय मूल्य या लागत मूल्य के बराबर है। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। पहले सवाल को संक्षेप में देखते हैं। अगर प्रश्न में कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य को 100 से गुणा करिए,
ये हम क्यों करते हैं ये हम बेसिक में जानेंगे। विक्रयमूल को गुणा करने के बाद ये 9600 हो जाता है, फिर इसके जो फैक्टर करने हैं वो 100 के अंतर पर करने हैं। हम 9600 के फैक्टर 100 के अंतर पे करेंगे तो 160 और केवल 60 हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि 9600 के अंदर दो संख्या है, एक तो 160 है और एक केवल 60 है। इन दोनों का अगर आप आपस में गुणा करते हैं तो ये 9600 आता है और इन दोनों में 100 का अंतर है। ये संक्षेप वाला तरीका है। ऐसा करने के बाद जो छोटी वाली संख्या, जो छोटा वाला फैक्टर है, ये हमारे सवाल का उत्तर क्रयमूल के तौर पर हो जाता है। इस सवाल का दूसरा तरीका क्या है समझिए। आपके सवाल में जो विक्रयमूल है, आपके प्रश्न में जो विक्रयमूल है, विक्रयमूल का मान है 96 रुपए। आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रयमूल है, नहीं पता, पी मान लिया। आपको पता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, लेकिन हम लाभ प्रतिशत की बात करना चाहते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कितना होता है 100। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो क्रयमूल के बराबर है और मैं क्रयमूल को पी मान के चल रहा हूं। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मैं 100 का अंदर गुणा करूंगा तो 9600 माइनस का 100 पी बराबर हो जाता है पी स्क्वायर। हम एक और पक्षांतर करेंगे। हमें दिख रहा है कि पी के पदों में द्विघात समीकरण बन गई है। जब पी के पदों में द्विघात समीकरण बन गई है तो पी स्क्वायर प्लस कितना होगा 100 पी और माइनस कितना होगा 9600। हम 9600 के जो फैक्टर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस कितना होगा 160 पी माइनस होगा 60 पी और माइनस 9600 बराबर क्या होगा 0। हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो पहला फैक्टर जो p प्लस 160 होगा और अगला फैक्टर केवल p माइनस का 60 होगा। आप देख रहे हैं कि इस 9600 के फैक्टर हुए हैं। संक्षेप वाला तरीका यहीं से निकल के आता है। फैक्टर इस 9600 के हुए हैं और इस 9600 के फैक्टर जो हुए हैं क्या वो 100 के अंतर पे हुए हैं। इसलिए सवाल को ऐसे नहीं करना है, सवाल को वैसे ही करना है। p प्लस 160 p माइनस 60, तो पहले वाला जो p प्लस 160 है वहां से p का मान माइनस का 160 मिलेगा और जो p माइनस 60 बराबर 0 है यहां से केवल p बराबर 60 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि जो मैंने दूसरा तरीका लगाया था उसमें 160 और 60 दो फैक्टर थे, तो मैंने छोटे वाले का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि बेसिक मेथड से छोटा वाला फैक्टर प्लस का होता है, जो यही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। पहले सवाल को बेसिक से देख ले। हमारे पास 7 संख्याएं हैं। इन 7 संख्याओं के औसत का जो मान है, इन 7 संख्याओं के औसत का मान 8 है। अगर 7 संख्याओं के औसत का मान 8 है तो योगफल का जो मान होगा वो 7 अट्ठे 56 होगा। जब एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो फिर ये संख्या 8 हो जाती है और प्रश्न में कहा जाता है कि औसत 9 हो जाता है। 9 हो जाता है। संख्या कितनी है? संख्या तो 8 है। 9 अट्ठे कितना हो जाता है? 72। 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, औसत का मान 8 है। जब 7 संख्याएं हैं, औसत का मान 8 है तो योगफल का मान 72 और संख्या 8 हो जाती है। औसत का मान 9 हो जाता है, योगफल का मान 72। ये 72 56 से कितना ऊपर है? आप कहेंगे 16 ऊपर है, तो ये संख्या कितनी हो जाती है? 16। ये इस सवाल का बेसिक तरीका था। चाहे तो एक तरीका और देख लेते हैं।
आपके प्रश्न में कहा जाता है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। औसत 9 हो जाता है। आपको पता है कि जो आने वाली संख्या है, वो आने वाली जो संख्या है, अगर उसके आने से औसत बड़ा है, अगर उसके आने से औसत बड़ा है तो वो संख्या पहले वाले औसत 8 से ज्यादा होगी। और वो संख्या कितनी ज्यादा होगी? आपको पता है कि औसत पहले 8 था, बाद में 9 हुआ, तो औसत में वृद्धि 1 की हो जाती है। और 1 की वृद्धि हो जाती है, और ये कितनी संख्याओं के साथ हो जाती है? 7 संख्या पहले है और एक संख्या और हो जाती है, तो ये संख्या 8 हो जाती है। 8 और 8 कितना होगा? 16। अगला है कि 3 छात्र एबीसी क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको बताना है ए अनुपात कितना है बी। हमारे पास जो ए अनुपात बी है वो 3 अनुपात 2 है। फिर आगे कहा जाता है कि जो अनुपात बी अनुपात सी का है, वो अनुपात भी 3 अनुपात 2 है। अर्थात ए तथा बी के अनुपात में और बी अनुपात सी के अनुपात में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं है। हम इनका प्रॉपर रेशियो निकालते हैं, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी। जब प्रॉपर रेशियो निकालते हैं तो 3 तिया कितना है? 9, और 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4। हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों का जो प्रॉपर रेशियो है वो 9, 6 और 4 है। ये अनुपात है। हम तीनों को ऐड करके देखते हैं तो अनुपातिक योग क्या बनता है? 9, 6, 15 और 4 कितना है? 19। 19 का जो मान है वो टोटल रनों की संख्या के तौर पर 342 है। ये मान 19 का है। 19 दूनी कितना होगा? 38। जब 19 दूनी 38 हो जाता है तो जब कम हो गया, 19 ही करना, 19 बचेगा 15, 19 अट्ठे 152। एक का मान 18 है, मुझे बी का बताना है। आप लोगों को बी बताना है। बी का जो मान है वो 6 चल रहा है। अगर आपको बी बताना है तो बी का मान 6 है, और 18 छक्का 108। हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप वीडियो को देखिए, ये बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो है मेरे हिसाब से। आप बदलाव चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि सर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।